नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मुरारी आप सभी को परीक्षा मैनिया परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी के बीच मैं उपस्थित हुआ हूं A to Z जीके क्लास लेकर, जो एग्ज़ाम के लिए आनी ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें हम जितना आपका प्रीवियस क्वेश्चन होगा उसका एनालिसिस करेंगे। और अभी अब वर्तमान में आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ का, सीजीएल का, एमटीएस का या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का, तो उसके लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट होगा जीके जीएस, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में किताब उपलब्ध है। समझ में नहीं आता है कि कौन सा किताब पढ़ें, क्या पढ़ें, करेंट में पढ़े तो क्या पढ़ें। एक बात बताइए आप लोग कि अभी जो प्रश्न है, आप लोग करेंट मान लीजिए हम 5000 पढ़ा दे, 500 पढ़ा दे, 100 पढ़ा दे, आपका एग्ज़ाम कितना 20 नंबर का एसएससी जीडी में 20 ही तो आता है ना। तो 20 प्रश्न में ज़रा सोचिए कि हम कितना करेंट पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम वो चीज़ पढ़ते ही नहीं है जो एग्ज़ाम डिमांड करता है, हम वो चीज़ पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों को मैं A to Z गाइड करते चलूँगा। आप मेरे साथ एक कदम हम चलते हैं, एक कदम आप लोग चलिए, और आप लोग को एनी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि हम आपको पहले ही एक बात बता दूं कि आप लोग जो तैयारी करते हैं तो उसका आप लोग गाइड, यानी आप लोग को कोई गाइड नहीं प्रदान करता है, सीधी आप पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके पास अभी 50 दिन टाइम बचा हुआ है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम पढ़ाई करेंगे कि सफलता मिलेगी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले कि सफलता कैसे मिलेगी, क्या पढ़ें। इसके बाद हम चलेंगे अपने टॉपिक पर, टॉपिक में क्या पढ़ेंगे मैं सारा कुछ A to Z बता दूंगा आज की क्लास में दोस्तों। तो चलिए हम आपको चलते हैं, सबसे पहले ये बताते हैं कि सफलता कैसे मिलेगी। अब देखिए सफलता कैसे मिलेगी। यदि आपका लक्ष्य है एसएससी जीडी में जाने का, भारत का सेना बनकर भारत का सेवा करने के लिए, तो मैं आप सभी को गाइड करने के लिए उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं कि सफलता कैसे मिलेगी, कैसे पढ़ना होगा, आखिर सब विजय कैसे मिलता है। तो दोस्तों विजय के लिए याद कीजिए, भगवान श्री राम को जब अपनी सेना लेकर कहां पहुंचे, समुद्र पार, उस समय उनके साथ उपस्थित थे हनुमान जी, उपस्थित है सुग्रीव, उपस्थित थे और सारी सेना उपस्थित थी दोस्तों। तब मन में लालसा हुआ सुग्रीव की कि चलिए थोड़ा रावण का शक्ति का, बाहुबली का पता कर ले। उनको गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ दोस्तों और चल दिए। जरा सोचिए आप कि एक दिन मेहनत करने से, एक दिन जिम करने से और एक दिन जूस पीने से क्या ताकत आ जाएगी। मान लीजिए आपको सेना में जाना ही है और सेना में आपको दौड़ लगाना ही, क्या एक दिन दौड़ लगाएंगे तो सफलता मिल जाएगी दोस्तों? ऐसा नहीं। तो आखिर कैसे हम काम करेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि हमको सफलता मिलेगी, सफलता का रहस्य क्या होता है? तो दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ भगवान श्री राम से, कि भगवान श्री राम जब सेना लेके पहुंचे, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए सुग्रीव और पहुंच गए अपनी बल का पता करने के लिए किसके पास, महाराज रावण के पास। और जाके जब महाराज रावण देखा, सुना कि भगवान श्री राम आए हैं सेना लेकर, वनवासी आ गया है समुंदर पार से, तो थोड़ा हम भी देख लेते हैं। देखने के बाद गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ भगवान। तब सुग्रीव जी जाते हैं और अपना परिचय देने के लिए कि हम आपके साथ युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उस समय क्या होता है दोस्तों कि अपने गुस्सा कंट्रोल नहीं करते हैं और सीधे भीड़ जाते हैं। दशानन ऐसे ही छल कपट वाला, शक्तिशाली, अपना छल बल दिखाने लगा और
भयभीत होकर सुग्रीव जी भगवान श्री राम के सामने उपस्थित हुए। जरा सोचिए दोस्तों कि एक आदमी के मेहनत करने से सफलता मिल जाए तो भगवान श्री राम को इतना सेना ले जाने की क्या जरूरत थी। वहीं पर मिलता है दोस्तों एक सफलता का मंत्र जो हम आपको हमारे जीवन में नहीं सबके लिए जीवन में कामयाबी हासिल करने का पहला सूत्र है। भगवान श्री राम बोलते हैं कि सुग्रीव जरा सोचो, इतना शक्तिशाली साम्राज्य लंका जिस पर हम इतनी सेना लेकर उपस्थित हुए हैं, क्या तुम्हारी मेहनत से अकेले युद्ध जीता जा सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है? तो भगवान श्री राम बताते हैं कि युद्ध जीतने के लिए योजना बनाना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों एक डायरेक्शन भगवान श्री राम ने रामायण देखे होंगे लॉकडाउन में तो याद होगा, योजना बनाना पड़ता है दोस्तों सफलता के लिए। सबसे पहले बोलते हैं कि योजना बनाना पड़ता है, बिना योजना का युद्ध नहीं जीता जा सकता। दोस्तों इसी तरह हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के लिए जैसे तैसे आप लोग पढ़ाई बिल्कुल मत कीजिएगा, पढ़ाई योजनाबद्ध तरीका से कीजिएगा। दूसरी बात बताते हैं संकल्प लेना होता है। दोस्तों दूसरी बात संकल्प लेना होता है। संकल्प। तीसरी बात बताएं कि समय के अनुसार दृढ़ प्रतिज्ञा सहित मेहनत करना होता है। दोस्तों कठिन मेहनत करना होता है। कठिन मेहनत परिश्रम करना होता है दोस्तों, तब जाके मिलती है सफलता। सफलता का रहस्य ये नहीं दोस्तों सफल हर व्यक्ति है जो खुद में संतुष्ट है वो भी सफल है, लेकिन युद्ध जीतने के लिए 3 बातें परम आवश्यक है दोस्तों। सबसे पहले योजना बनाना पड़ता है, दूसरा संकल्प लेना पड़ता है और तीसरा समय के अनुसार मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, तब जाके मिलती है सफलता। अब बताते हैं दूसरी बात कि आखिर कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या पढ़िएगा क्या नहीं पढ़िएगा। दूसरी बात कि आखिर क्या पढ़े कि भाई सफलता मिलेगी। जो 20 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आएगा सर वो कहां से आएगा, करंट में पढ़े तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया योजनाबद्ध तरीका करना होगा, संकल्प लेना होगा और कठिन मेहनत करना होगा। लेकिन मेहनत करेंगे कब? तो उसके लिए एक बात और हम बता देते हैं कि ये मत पूछिएगा कि किस टाइम पढ़ें। तो जब आपको समय मिलता है, जितना समय मिलता है उतना समय अनुशासन पूर्वक पढ़िएगा, सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। और मैं आप सभी को गाइड करने के लिए उपस्थित हूँ। यदि कोई डाउट होता है तो हमारा परीक्षा मैनिया के YouTube चैनल पर कमेंट कीजिएगा कि सर आप हमको गाइड कीजिए कि सर क्या पढ़ें सर कि हमारा जो जीके कंप्लीट हो जाए। और इतना सिस्टमैटिक तरीका से दोस्तों पढ़ाऊंगा ना क्वेश्चन छूटने के चांस नहीं बनता है। दूसरी बात क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो आइए हम आपको बता देते हैं कि क्या पढ़िएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या पढ़ें। तो आपको देखिए हमारे सामने उपस्थित है भारत का राजनीतिक मानचित्र यानी भारत का मानचित्र, यानी हम भारत को समझ गए दोस्तों। चलिए हम अपने भारत के बारे में बात करते हैं। आपका जो प्रश्न बनता है ना इतना नहीं कि बहुत कठिन होता है। जरा सोचिए कि कठिन होता तो फिर कैसे हम सफल होंगे। इतना कठिन नहीं होता है दोस्तों जितना हम कह के कठिन बना देते हैं। इतना कठिन बिल्कुल नहीं होता है, बस आपको पता नहीं होता है कि हम क्या पढ़े। करेंट में भी कोई किताब उठाते हैं पढ़ते रहते हैं, कोई नोट्स उठा लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बस पेशेंस रखना है, प्रैक्टिस करना है, जो हम आपको पूरा गाइडेंस प्रदान करेंगे। तो आपको हम बता देते हैं कि जो क्वेश्चन आता है कहीं उड़ के थोड़े आता है, एग्जामिनर कहीं और से थोड़े लाता है, हमारे बीच लाता है, आपके बीच से लाता है। तो पहले मैं आपको बात कैसे पढ़ें या क्या पढ़ें। तो अपने भारत को समझ गए ना तो 50% क्लियर दोस्तों, 50% आपका क्वेश्चन क्लियर। अब सर अब बताएं कैसे क्लियर। तो भारत के मतलब पूछता है एग्जाम में, आपको देखिए SSC GD एग्जाम में कैसा पूछता है क्वेश्चन की
वर्तमान में राज्यपाल कौन है, भारत के पड़ोसी देश कौन है, राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है। तो सबसे पहले देखिए हम आपको बताते हैं मैप के द्वारा एकदम बढ़िया से। पहली बात करें कि भारत से क्वेश्चन कैसे आता है, इस मैप से, राज्य से, तो भारत क्या है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बना हुआ है और यहीं से प्रश्न मिलता है। दूसरी बात, इनके अगल बगल से आने आसपास पड़ोसी की बात करें तो यहाँ से 10% मिलता है दोस्तों। कितना हो गया, 60% आपको मिल गया। बाहरी बात करें जैसे फेमस कि अमेरिका फेमस है, ब्रिटेन फेमस है, आपको बात करूं यूरोप, ब्राजील, तो ये सबसे क्वेश्चन यानी पूरी विश्व से आपको जो मिलेगा 20% मिलेगा आपको। टोटल कितना हो गया, 50, 20, 70, 10, 80% और 10% हम अनुमान से लगाते हैं 90% दोस्तों। टोटल 90%, 50, 10, 60, 20, 10, 30, 10, 40 और 40, 50, 90 दोस्तों 90%। एग्जाम में जाते हैं तो क्या करते हैं, एक बार कंसंट्रेशन भंग हुआ ना 100% नहीं 90% बैक हो जाते हैं। यही गलती आप लोग करते हैं और इसी गलती को सुधारने के लिए हम हैं कि आपको गलती नहीं करना है। 50% क्या पढ़िएगा, 10% में क्या पढ़ना होगा, 20% में क्या, सारा चीज़ हम आपको एकदम A to Z पढ़ा देंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन कैसे आता है कि भारत, तो भारत का सबसे पहले पूछ देता कि क्षेत्रफल, भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई का पूछ देगा, उत्तर से दक्षिण पूछ देगा, राजधानी पूछ देगा कि कौन सा राज्य का राजधानी है, राज्यपाल पूछ देगा, अभी पूछ देगा खनिज के, सबसे पहले बात करें हम खनिज में तो पूछ देगा कि मध्य प्रदेश में किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है, पूछ देगा आपसे यातायात के बारे में कि भारत में जो रेल मार्ग के द्वारा, समुद्री मार्ग, रेल मार्ग द्वारा, जहाज द्वारा आदि, झारखंड में बात कर दे तो यहाँ से क्वेश्चन उठा देगा कि सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है, बात कर दे आपको पश्चिम बंगाल में तो जूट कहाँ पाया जाता है, बात कर दे आपको कर्नाटका तो कॉफ़ी कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र की बात करें तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो आनी आपका उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, बात करें उत्तराखंड देहरादून के बारे में तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, बात करें राजस्थान में तो भारत का सबसे क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, और बात करूँ दोस्तों कहाँ आपका तमिलनाडु, भारत का खोज किसने किया, तो सबसे पहले यहाँ केरल कालीकट पर जल मार्ग से आया। बात करें आपका हिमाचल प्रदेश से तो सेब कहाँ पाया जाता है, यही तो पूछता है एग्जाम में और हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं किताब में। बताइए 50% तो आपका भारत से ही मिल गया आंसर और आप कहाँ खोज रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम कि भाई भारत का सबसे पहले पटना चलते हैं, देखिए कहीं पटना है, बिहार, मौर्य वंश, यहाँ से इतिहास पढ़ लेंगे, मौर्य वंश का स्थापना, बिंदुसार, बिंबिसार, हर्यक वंश, गौतम बुद्ध, सब बिहार में, बिहार से क्वेश्चन बन जाएगा। बात करें पॉलिटी की बात करें कि भाई भारत का, तो भारत में दिल्ली चलते हैं, दिल्ली कहाँ है, देखिए दिल्ली यहाँ पर है, संसद भवन, इसका निर्माण, कार्यपालिका, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, न्यायपालिका कौन है, तो बताइए सारा चीज़ तो भारत में ही उपस्थित है दोस्तों। तो कुल मिलकर भारत को पहला बात है समझना जरूरी है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है, तो हम आपको तीन टाइप से बता देंगे। पहला टाइप आपको बता देंगे वन लाइनर के रूप में, ठीक है, दूसरा टाइप आपको बताएंगे जो एग्जाम भी आता है, एमसीक्यू सॉल्व करा देंगे, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा ना वो सब कंप्लीट करा देंगे। तीसरा आपको बता दें कि स्टैटिक यानी कहने का मतलब टॉपिक वाइज कि सर किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न आता है, वो सारी चीज़ हम आपको एक एक करके बता देंगे, बस आप पेशेंस रखिएगा। बस अगला चलते हैं हम आज के थोड़ा प्रश्न के बारे में जानते हैं। आपको तो समझ में आ गया होगा कि 50% जो भारत को समझ लेंगे, 10% बात करते हैं भारत के पड़ोसी। यदि पूछ दे भूटान के वर्तमान में, नेपाल का मुद्रा क्या है, पूछ देगा बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है, म्यांमार के कौन है, ठीक है, ये सबसे पढ़ेंगे तो 10%। और विश्व में पूछ देगा जैसे चीन है, चीन का मुद्रा का नाम क्या है, वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, अमेरिका का
प्रेसिडेंट कौन है, राजधानी मुद्रा, भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है। तो हमारा 50% आपका भारत से क्लियर, 10% पड़ोसी से क्लियर, और 20% पूरा वर्ल्ड से क्लियर, और 10% तो पता ही है अनुमान से, लक बाई चांस। तो इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतना ही हमको पढ़ना है, इससे अधिक कुछ नहीं पढ़ना है। यदि आप इतना समझ गए, समझिए कि आपका एग्ज़ाम विल बी क्लियर। ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज हम एक टॉपिक समझते हैं सबसे पहले भारत के बारे में, कि भारत की राजधानी कहाँ है और कैसे बना। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले भारत के बारे में मैंने बताया, भारत की राजधानी। अब देखिए, भारत में मैंने बता दिया कि भारत के इतिहास पढ़ लेंगे हम। यानी जो प्रश्न बनता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करेंट से क्वेश्चन बनता है। तो करेंट स्पेशल नहीं पढ़ना है दोस्तों, हम आपको बता देंगे करेंट कैसे पढ़िएगा, ठीक ना। सब करेंट को जोड़ के मैं पढ़ा दूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। यानी भारत को समझ गए, आपका समझिए कि आपका कल्याण हो गया। दूसरी बात है, अलग से कुछ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ना क्या होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। वो भी एग्जाम के अनुसार, जो हम आपको प्रैक्टिस सारा करवा दें। कहने का मतलब है ना कि आपका जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, सब क्लियर करा देंगे, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आज हम बात करते हैं अपने भारत के बारे में। मैंने बता दिया जो आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले यहाँ से एक टॉपिक से, यानी भारत दोस्तों बहुत खूबसूरती देश है। इसके बाद नई दिल्ली। भारत दोस्तों बहुत संपन्न देश था। प्राचीन से लेकर यहाँ लोग विश्व से हमारे देश में आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ खनिज से नहीं, गोल्ड, सोना की चिड़िया कहा जाता था दोस्तों। और भारत का दोस्तों एक बात बताते हैं कि भारत का नाम दुष्यंत के पुत्र शकुंतला के जो बेटा थे भरत, उन्हीं के नाम पर हमारा देश का नाम क्या पड़ा था, भारत पड़ा था दोस्तों। यानी हमारा जो देश है दोस्तों समृद्धशाली दोस्तों है, समृद्धशाली। जितना इसको समझिए उतना कम है। अब बात करते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी कहाँ है, सब लोगों को पता है कि न्यू दिल्ली। लेकिन इसमें कोई डाउट है न्यू दिल्ली है कि कहीं और भी है, बताइएगा। भारत की राजधानी कहाँ है, न्यू दिल्ली। हमारे अनुसार नहीं, अब आपके अनुसार हम बता रहे हैं, एग्जाम के अनुसार पढ़ा रहे हैं हम, ठीक। मैंने जो चर्चा करना था, मैंने आपको जो बताना था बता दिया कि भारत की राजधानी सबसे पहले कोलकाता थी। 1905 में, देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ दोस्तों। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया। 1906 में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया दोस्तों, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। जब बंगाल विभाजन का नाम हमारे देशवासियों ने सोचा कि भाई ब्रिटिश हमारा देश को बंटवारा करेंगे, हमारे राज्य को बंटवारा करेंगे, हमारे सभी देशवासी क्या हो गए दोस्तों, बमक गए। मतलब भोजपुरी वर्ड है, गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए कि ऐसा नहीं होने देंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ और कहा गया कि भाई विदेशी वस्तुओं को जलाओ, हटाओ यहाँ से दोस्तों। उसके 5 साल बाद 1911 ईस्वी में दोस्तों भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया दोस्तों, जिसमें पहली बार सम्राट पंचम जॉर्ज पंचम दिल्ली उपस्थित हुए। किसके शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में दोस्तों
और 2 निर्णय लिए कि भाई पहली बात है कि दिल्ली इतना पहले से लोग यहाँ पर राज किए हैं, इल्तुतमिश से लेकर आपका शेर शाह सूरी, मुगल से लेकर बाबर से लेकर सब लोग राज किए हैं, पहले से संपन्न था। उधर कोलकाता, तो उतना दूर से बढ़िया है कि यहीं से राष्ट्र चलाया जाए, प्रशासन चलाया जाए। तो 12 दिसंबर को दोस्तों निर्णय लिया गया। 12 दिसंबर को कोलकाता से न्यू दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया। दोस्तों इतना बात ध्यान रखिएगा कि यानी भारत की राजधानी जो है कोलकाता से 12 दिसंबर 1911 में ट्रांसफर कर दिया गया। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय। कब? जब जॉर्ज पंचम उपस्थित हुए थे अपनी महारानी मैरी के साथ, तब। इतना ध्यान रखिएगा। दोस्तों जब नई दिल्ली भारत की राजधानी बन गई, जब ट्रांसफर हो गया दोस्तों, इसका वास्तुकार कौन था दोस्तों? भाई निर्णय लिया कि भाई दिल्ली का भव्य इलाका बना, जो इलाका बना है, इसका वास्तुकार दोस्तों एडविन लुटियंस था। एडविन लुटियंस। दोस्तों नई दिल्ली का यानी जब कोलकाता से नई दिल्ली ट्रांसफर हो गया दोस्तों, उसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों? याद रखिएगा 13 फरवरी 1931 में लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन ने किया। दोस्तों इतना तो समझ में आ गया होगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली कैसे बनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है ना कि भारत की राजधानी सबसे पहले कहाँ थी? कोलकाता। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया। इसके बाद 5 साल बाद 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या हुआ? दिल्ली दरबार हुआ, जिसमें जॉर्ज पंचम आए और ये 2 निर्णय लिए कि भाई पहला बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए और दूसरी न्यू दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया जाए। इतना तो समझ में आ गया है। तो चलते हैं हम थोड़ा सा दिल्ली के बारे में अब जानते हैं वर्तमान में दिल्ली क्या है। आइए थोड़ा दिल्ली का दर्शन करते हैं। कोई दिल्ली पहली बार आए हैं, देखिए थोड़ा दिल्ली में, दिल्ली के बारे में देखिए। जब हम स्टार्ट करते हैं, दिल्ली एंट्री करते हैं, हम आपको टेंशन मत लीजिए, आज मेरी पहली क्लास है, आप लोग इतना बढ़िया से पढ़ा दूंगा ना। आपको एक ही टेंशन है कि सर एग्ज़ाम में, उसका टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम के लिए तो मैं इतना विधवा तरीका से पढ़ा दूंगा ना, 50 दिन में सब कल्याण हो जाएगा। बस पेशेंस बनाए रखिएगा। देखिए ये हमारा दिल्ली है। जब भी आप दिल्ली में उतरिएगा तो याद एक बात, कुछ नहीं करना है, आपको सोचना है, सिर्फ सोचना। कहा गया कि जो सोचो उसे कर डालो, और दम लगाओगे काम ना होए। तो सबसे पहले दोस्तों सोचना होगा। जब आप नई दिल्ली उतरिएगा, आइए थोड़ा सा पहले बता देते हैं डिटेल्स ले नई दिल्ली के बारे में। दिल्ली, चलिए, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना। बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा सा प्रेजेंट में चर्चा कर ले तो दिल्ली के राज्यपाल कौन है? दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। थोड़ा जान लीजिए, जब दिल्ली आए हैं तो विनय कुमार सक्सेना। और प्रेजेंट में मुख्यमंत्री सबको पता है कौन है? और देखते नहीं है, कभी गुजरात जाते हैं, कभी पंजाब जाते हैं, अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। अब आपको बता देते हैं कि वर्तमान में दिल्ली का राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में विनय कुमार सक्सेना राज्यपाल है और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। थोड़ा सा दिल्ली के बारे में आप लोग देख लीजिए कैसे प्रश्न बनेगा। मैं इतना प्रश्न बना दूंगा ना कि आपका एग्जाम में एक टॉपिक से तो एक प्रश्न 100% आएगा।
और 20 प्रश्न आपको लड़ाना है तो 20% यानी 20 क्वेश्चन आपको आएगा। 20 क्वेश्चन में बस पेशेंस रखिएगा। इतना टॉपिक में इतना आपको डिस्कशन कर, मेरा लेक्चर काफ़ी है, नोट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। क्योंकि पहली बात है पढ़िए, देखिए पढ़ने से होता है लिखना और लिखने से मेन होता है सुनना। आपके सुने हुए चीज़ ना काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। तो मैं आपको इतना लेक्चर इतना अच्छा से दे दूंगा कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों यदि मेरी बात समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई रिक्वेस्ट यू कि एकदम बताइए कि सर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमको नहीं पढ़ना। देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, यदि आप ही को नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइए। अब थोड़ा सा दिल्ली के बारे में देखिए, दिल्ली में ना एक विधानसभा है, दो नहीं। जैसे बिहार है तो बिहार में विधानसभा है, विधान परिषद है, केवल एक विधानसभा है, केवल एक है। ठीक, अभी विधानसभा जो है ना, जैसे विधानसभा में सदस्यों की संख्या दिल्ली में पूछ देता है कभी कभी 70 है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम कैसे प्रश्न बनाता है, कहाँ से प्रश्न बनाता है, क्योंकि 50% जो भारत से बनेगा और क्या क्या पूछता है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा कितना है, 7 पूछ देता है लोकसभा की सदस्य। राज्यसभा की बात करें तो 3 है, RSTB होता है ना राज्यसभा, LS, लोकसभा से LS याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया। भारत में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों कहाँ हैं, दिल्ली में है। एक बात आपको हम बता देते हैं कि देखिए कोलकाता के बाद मेट्रो सबसे पहले कहाँ चली, दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली में। ये मत पूछे कब, मैं आपको बताऊंगा, हमको पता है कि आप जानना चाहते हैं। सारा चीज़ इतना एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा, बस थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर जैसे आइएगा लाल किला, रेड फोर्ट कहाँ है, भारत। ये अक्षरधाम, अभी देखिए कभी अक्षरधाम घूम लीजिए। दिल्ली में कहाँ है, जंतर मंतर, सवाई जय सिंह ने स्थापना किया। गुरुद्वारा आकर देख लीजिए। लाल किला, रेड फोर्ट शाहजहां बनवाया ना, शाहजहां। रेड फोर्ट भारत में ये खूबसूरत आपको देखने को मिल जाएगा, संसद मिलेगा। यानी सभी जितना प्रशासनिक दृष्टि से होना चाहिए सब कुछ कहाँ उपलब्ध है, न्यू दिल्ली में। दोस्तों इतना मैंने आपको बता दिया संक्षेप में कि जितना प्रशासन चलाने की सुविधा है सब दिल्ली में, क्योंकि बहुत पहले से लोग दिल्ली में अपना प्रशासन चला चुके हैं। तभी तो कोलकाता से ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि भाई भारत की राजधानी नई दिल्ली कैसे बना। दिल्ली में क्या क्या है, तो दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में विनय कुमार सक्सेना राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और यहाँ पर केवल एक विधानसभा है जिसमें सदस्य संख्या 70 है। लोकसभा की बात करें तो 7 है और राज्यसभा की बात करें तो 3 है। और इसमें बात करें तो मैंने आपको जस्ट बता दिया है कि अधिक जनसंख्या घनत्व से देखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों में तो दिल्ली प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और एक और बताते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि केंद्र शासित प्रदेश यानी कब बना, किस अनुच्छेद के तहत बना था, यानी कौन सा संशोधन हुआ। दोस्तों 69वें संशोधन 1991 में राष्ट्रीय राजधानी बना, यानी राष्ट्र केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दोस्तों 1992 में लागू हुआ था, 1992 में। अब यहां से एक प्रश्न बनता है जो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, संविधान। अभी जैसे पढ़ा कौन सा संवैधानिक 69वें संविधान संशोधन। दोस्तों मूल खेला क्या है, एक भारत और दूसरा संविधान, तीसरा जलवायु परिवर्तन यातायात। तो आज हम अब तीसरा बात चल रहे हैं कहाँ, संविधान पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि वर्तमान में भारत में एक क्वेश्चन, बहुत कुछ नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, जानना है
कि भारत के वर्तमान में टोटल अभी कितना 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इससे पहले पुडुचेरी था, तो पुडुचेरी को अब एक राज्य का दर्जा दे दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब आनी 370 के बारे में थोड़ा समझ जाइए। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा दिया गया था, उस पर क्या कर दिया गया, कट बैन, अब नहीं, अब अपना वही राज्य चलेगा, वही कानून लागू होगा जो सभी राज्यों पर लागू होता था। इतना तो समझ में आया कि जो सभी नियम कानून जो राज्य के लिए है, अब इनका कोई स्पेशल कानून नहीं है, यानी 370 इज क्लोज, अब सबके लिए इक्वल होगा। आइए बात करते हैं, थोड़ा सा संविधान का थोड़ा परिचय आपको बता देते हैं। संविधान, सबसे पहले ये नहीं बताता हूं कि संविधान क्या है, ठीक है। संविधान मैंने बताया था 69वें संवैधानिक संशोधन। तो संविधान कैसे बना, जहां से बार बार प्रश्न पूछता ही नहीं है, जानना भी जरूरी है। दोस्तों संविधान किसी न किसी के तो मन में आया होगा, किसके मन में, तो सबसे पहले, बहुत पहले नहीं, सबसे पहले किसके मन में आया, तो भारतीयों की ओर से संविधान की सबसे पहले मांग किया गया, संविधान सभा की मांग की गई। भाई संविधान बनाना है तो एक सभा होनी चाहिए, तो संविधान सभा की मांग की गई। दोस्तों भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग की गई। दोस्तों एक मिनट, यानी सबसे पहले भारतीयों को संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की सबसे पहले मांग 1934 में किसने किया था दोस्तों, यानी सबसे पहले स्वराज पार्टी ने किया। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन प्रश्न के बारे में टेंशन मत लीजिए, हमको टेंशन है, आपको बस उत्तर खोजना है आपके एग्जाम के लिए। स्वराज पार्टी, आप देखिए प्रश्न कैसे, संविधान सभा के सबसे पहले भारतीयों में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने किया, स्वराज पार्टी ने। और स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था, 1923 में। किसने किया था, चित्तरंजन दास। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, अभी संक्षेप में बता रहे हैं, डिटेल्स ले बताएंगे ना तो सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। दूसरा मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। दोस्तों इतना पहली बात है कि सबसे पहले यदि संविधान सभा की मांग की गई तो स्वराज पार्टी ने, और स्वराज पार्टी का स्थापना गठन 1923 में किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। दोस्तों एक बात सोचिए अपने से कि फिर दूसरा तो कोई व्यक्ति होगा जिसके मन में विचार चल रहा होगा। अच्छा एक बात बताए, आपके मन में विचार नहीं चलता है, लेकिन आप सर से सोचते हैं कि सर से पूछूं कि नहीं पूछूं, आपके भी मन में विचार चलता है लेकिन आप पूछ नहीं पाते हैं। तो 1934 में ही संविधान सभा के लिए विचार, सबसे पहले संविधान के विचार का गठन किसने दिया, एम.एन. राय ने। एम.एन. राय यानी सबसे पहले अपना जो विचार दिए संविधान सभा के लिए गठन किया जाए, सबसे पहले स्वराज पार्टी दिया। इसके बाद अपना विचार प्रस्तुत किए कि हाँ भारत के संविधान का गठन होना चाहिए, तो एम.एन. राय ने कब दिए, इनका भी विचार 1934 में ही आया। दोस्तों इसके बाद भारत की कांग्रेस की, जब कांग्रेस को पता चला कि भाई संविधान सभा के गठन होना है, तो उसने भी क्या किया, अपना विचार रखा कि हाँ भारत का संविधान का गठन होना चाहिए। उसने भी अपना विचार दिया 1935 में। यानी कांग्रेस भी अपना किसी से कम नहीं, वो बोले कि भाई हमारा भी विचार है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से गठन किया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए। तो उसने अपना विचार प्रस्तुत किया 1935 में। दोस्तों इसके बाद चलते हैं 1942 में प्रस्तुत किया गया
कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन। भारत में कौन आया 1942 में? कैबिनेट मिशन की क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आया था। याद रखिए, गांधी जी भी कम नहीं थे, वो भी आंदोलन छेड़ दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारतीय लोग ने क्या सोचा कि चलिए 1942 में क्रिप्स मिशन उस समय भारत में उपस्थित हुआ था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत से सहयोग प्राप्त करना चाहता था। तो उसके सामने प्रस्तुत किया गया कि हमारा संविधान सभा का गठन किया जाए, लेकिन उसको संविधान सभा से कोई लेन देन नहीं था, चला गया। फिर दूसरी बार भारत में कौन आया? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 में आया और इसको प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य था, जो भारत में आया, कि भाई इसके समय प्रस्तुत किया जाए, क्या पता मान जाए। आइए थोड़ा सा एक कंटेंट के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि 1946 में, देखिए सबसे पहले 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछ देता है कि 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्य के रूप में अनिर्दिष्ट मंडल भेजने की घोषणा किया। कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो सचिव था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये पूछता है एग्जाम में कि भारतीय, इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाता है कि इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। दोस्तों, ये आपका एग्जाम में, मैं आपको एमसीक्यू जब पढ़ाऊंगा तो सारा डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है। इसका कार्य क्या था कि भाई भारत को सत्तापूर्ण हस्तांतरण के लिए उपाय संभाना, जो उसके बस की बात हो उसको तलाश करना है। कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा 1946 में, अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया 10 मई 1946 में, और जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, जब भारत में इसका उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना। मेन इसका यही काम था, संविधान सभा का गठन करना। भारत का विभाजन गौण उद्देश्य इसका दूसरा काम। तीसरा काम था संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। चौथा काम था संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाना चाहिए। पांचवा काम था इसका दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितने 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य क्या मनोनीत होंगे। दोस्तों, ये था संविधान सभा में। तो मैं आपको पहली बात बता दिया कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन ने सबसे पहले बताया, आयोजन किया कि चलिए अब हम संविधान सभा की बैठक बुलाते हैं। तो पहली बैठक बुलाए कब? 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस समय 379 जितने सदस्य संविधान सभा में सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर 11 दिसंबर 1946 में बनाया गया। इतना ध्यान रखिएगा। यानी संविधान सभा का गठन का सबसे पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में, जिसके अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। दूसरी बैठक अस्थायी रूप से 11 दिसंबर 1946 में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों, इसके बाद जब हमारा संविधान बनाने में, एक और बात बता देते हैं कि संविधान बनाने में कितना लग गया दोस्तों? 2 वर्ष 11 महीना यानी माह 18 दिन, यानी हमारा संविधान को बनाने में दोस्तों इतना दिन टाइम लग गया। और संविधान बनकर तैयार कब हुआ दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीयों को सौंपा गया एकदम कि हमारा संविधान बन के रेडी है। दोस्तों, एक और बैठक बुलाया गया
24 जनवरी 1950 को। उस समय भारत के जितने संविधान सभा के सदस्य थे अपने हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को निर्णय लिया गया कि अब क्या किया जाए, पूर्ण रूप से संविधान लागू कर दिया जाए। दोस्तों यानी हमारा देश का जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी दोस्तों 1950 को। अब आपका इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बाद में पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यानी सबसे पहले किसके मन में विचार आया था, स्वराज पार्टी। दूसरा विचार कौन दिया, एम.एन. राय। इसके बाद कैबिनेट, कांग्रेस ने 1935 में पूर्ण रूप से दिया सहमति। कैबिनेट क्रिप्स मिशन को प्रस्तुत किया गया, उसको कोई मतलब नहीं था। भारत का संविधान किसके कहने पर बनाई गई, कैबिनेट मिशन। कब बनाई गई, 1946 में। प्रथम बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें किसको अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में, और इसका अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को। और पूर्ण रूप से यानी हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को। और 24 जनवरी 1950 को सभी लोग अपना हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। दोस्तों एक बार आपको एक और बता देते हैं कि 26 जनवरी को ही क्यों निर्णय लिया गया लागू करने के लिए, क्यों 27 जनवरी भी हो सकता था, 28 जनवरी। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आप पढ़े होंगे 1929, दोस्तों 1929 लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर सबसे पहले हमारा भारत का झंडा वहीं पर फहराया गया था। दोस्तों उसी दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी को हमारा पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया। दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा, हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों मनाया गया, क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही सबसे पहले हमारा देश का झंडा फहराया गया। और उसे तब तक फहराया गया जब तक से हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया, यानी हमारी जब तक से देश को आज़ादी मिल नहीं गई। इसलिए 26 जनवरी को ही निर्णय लिया गया, जो बार बार एग्जाम में पूछ देता है, इसके लिए महत्वपूर्ण होगा और एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा एग्जाम ये पीसीएस लेवल में पूछता है, जीडी लेवल सीपीओ में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि आखिर संविधान क्या है। संविधान क्या है, एक बात बताइए कि जब किसी भी राष्ट्र, देखिए एकदम अपनी भाषा में बात करेंगे, एकदम ठेठ भाषा में। संविधान, पहली बात सोचिए कि घर क्या है, गांव क्या है, जिला क्या है, राज्य क्या है, देश क्या है। भैया अपने परिवार को चलाने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है, पैसा की जरूरत पड़ती है। गांव को चलाने के लिए भी क्या, पंचायत का, यानी कई गांव मिलाकर पंचायत होता है, उसका हेड पर कौन होते हैं, मुखिया होते हैं, ब्लॉक होता है। जिला को चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट होता है, और राज्य के चलाने के लिए मुख्यमंत्री होते हैं, और पूरा देश का चलाने के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय होती है। तो दोस्तों आखिर इनको इतना सुविधा जो है शक्ति कौन प्रदान करता है, दोस्तों याद रखिएगा, संविधान। यानी भारत की संविधान की एक लाइन में बात करें दोस्तों, तो संविधान जो है ना क्या है, एक विधि दस्तावेज है। दोस्तों विधि मीन्स होता है रूल, नियम, कानून, विधि दस्तावेज है बस। आप समझ में आ गया हो कि संविधान क्या है। यानी किसी भी परिवार को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी जिला को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए अनुशासन होना जरूरी है। यानी विदाउट अनुशासन का हम रहेंगे। अब मान लीजिए मनमानी, अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इनको शक्तियां दिया गया है, और शक्ति दी गई है ना दोस्तों, तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी रखा गया है। नहीं तो क्या पता मनमानी काम करने लगे तो ये शक्ति और कंट्रोल किसने दिया है, हम और आपने। संविधान में कहा गया है ना, भारत के उद्देश्य प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, यानी संविधान जो है
सब शक्ति कहाँ से बिटोरता है? हम भारत के लोग यानी हमारी भारत की जनता से। यानी संविधान में जो है पावर जो है किसको देता है? जनता। यानी संविधान का मेन जो स्रोत है विधि, रूल, जो नियम कानून दिया गया है किसको? जब उस पद पर कोई बैठता है तो उस पद पर बैठाने वाले कौन होते हैं? हम होते हैं, हमारी देश की जनता होती है दोस्तों। यानी संविधान जो है एक विधि दस्तावेज है, रूल नियम कानून है, जिसके अनुसार ये बताती है कि हमारा देश कैसे चलेगा। भैया एक बात बताएं कि संविधान के बारे में हम जब बात किए कि विधि दस्तावेज है, हाँ, तो किसी भी देश, आखिर देखिए किसी भी देश का प्रथम यानी किसी भी देश का सर्वोच्च और प्रथम क्या होता है? किसी भी देश का सर्वोच्च और प्रथम क्या होता है? विधि होता है, वहां का रूल नियम होता है। यानी किसी भी देश का सब सर्वोच्च और प्राथमिक जो होता है ना, वो विधि होता है, यानी संविधान होता है। भारत का सबसे बड़ा कानून पूछा जाए क्या है? क्या बताइएगा? भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है? संविधान है। यानी इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यही सरकार बनाती है, सरकार को पावर देती है। तो एक बात अभी हम ध्यान दें कि सरकार की जब बात आ गई तो इसमें भाई संघ सरकार, राज्य सरकार आते हैं। तो संघ सरकार के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। भाई सरकार का अंग क्या है? दोस्तों यहीं से हमारा अब स्टार्ट हो जाता है आज का पढ़ाई। जो आप जानना चाहते हैं ना कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो मेरा जो टॉपिक है पढ़ाई यहीं से स्टार्ट होता है कि संविधान क्या है। तो संविधान किसी भी देश का या हमारे देश का प्रथम विधि होता है, सर्वोच्च विधि होता है। एक क्या होता है? पुस्तक होता है, ठीक है, यानी एक विधिक दस्तावेज होता है। और इसमें सरकार को एक 3 अंग प्रदान किया गया है कि भैया उसी के अनुसार आपको काम करना होगा। तो सरकार का कितने अंग हो गया? यानी सरकार का 3 अंग हो गया जो संविधान देता है। कौन? कार्यपालिका, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और यही हमारा आज का टॉपिक है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका दोस्तों आज हम इसका डिटेल्स नहीं, आपको बस परिचय करा रहे हैं। डिटेल्स जब पढ़ाएंगे तो आपसे प्रेजेंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन भाई? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अब देखिए क्वेश्चन कैसे टॉपिक बनेगा जो हम आपको पढ़ाएंगे। कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, यानी कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। दोस्तों हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। देखिए हम आपको संक्षेप में क्या क्या पढ़ाएंगे इसी टॉपिक से। यानी हमारा पहले भारत के बारे में पढ़ा देंगे, खत्म 50%। जो बचेगा संविधान से पढ़ा देंगे, खत्म। बाकी आसपास पड़ोसी देश से पढ़ा देंगे, पूरा विश्व पढ़ा देंगे, काम खत्म। अब देखिए कार्यपालिका का जो प्रधान होते हैं दोस्तों, नाम मात्र के राष्ट्रपति, और भारत को वास्तविक जो कार्यपालिका होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री दोस्तों राष्ट्रपति को जोड़ने यानी कड़ी का काम करते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को राय सलाह देने के लिए कोई ना कोई तो होगा दोस्तों। राष्ट्रपति को राय सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद यानी इसके बाद इतना तो हम जान गए कि कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं उनको राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति को राय सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, और मंत्रिपरिषद के जो प्रधान होते हैं उनको प्रधानमंत्री कहते हैं। इतना हम पढ़ेंगे। आते हैं विधायिका। तो भाई विधायिका जो है किससे मिलकर बनती है? संसद अकेले नहीं बनता है। आनी देखिए हमारे देश चलाने के लिए जहां खर्चा वर्चा हो, तो सबसे पहले बता दूं भाई खर्चा का निर्णय कौन होगा, इसमें कौन कौन लोग जाते हैं। तो जो हमारा विधायिका होती है ना 3 अंग से ये भी मिलकर बनती है। बताऊंगा, आर्टिकल भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए कि 79 है कि 24(1) 24(1) 147 है कि भाग कौन सा है।
मैं आपको सारा चीज बताऊंगा। देखिए एक बात करते हैं, दूसरा पेज लेते हैं। विधायिका, इसका किनसे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति। दूसरा इनका कौन सा? लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा। दोस्तों जो हमारी विधायिका है ना, 3 लोगों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। इसके बाद एक और बात करें, न्यायपालिका। न्यायपालिका जो भी हाल ही में वर्तमान के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? चंद्रचूड़। चलिए अब यही से हम आज का मेरा टॉपिक था कार्यपालिका। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कार्यपालिका, इसका प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को राय सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के जो प्रधान होंगे उनको प्रधानमंत्री। अब आपको थोड़ा समझा देते हैं, डिटेल्स ले। विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है व्यवस्था बनाना। और व्यवस्था कैसे बनाते हैं? अपने से नहीं, हम लोग चुन कर भेजते हैं। तब लोकसभा, यानी लोकसभा जो है पीपल हाउस, ठीक है, जनता प्रतिनिधित्व, मानी जनता जो है लोकसभा का चुनाव करती है। राज्यसभा तो ये तो अस्थायी सदन है, ठीक है, सारा डिटेल बताऊंगा। लोकसभा यानी विधायिका का काम क्या है? व्यवस्था बनाना। उस व्यवस्था को लागू करवाना किसका काम है? कार्यपालिका को। उस कार्य पर जो नहीं चलेगा उसको दंड देने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को। इतना ध्यान रखिएगा। यानी व्यवस्थापिका का, विधायिका काम है व्यवस्था बनाना। व्यवस्था बनाने का जो काम लागू करने के लिए कार्यपालिका, कार्यपालिका जब लागू करेगी और उस पर नहीं फॉलो कीजिएगा तो उसको दंड देने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका। दोस्तों इतना हमने आपको बता दिया। अब आगे हम अगले टॉपिक में बताएंगे कि भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा इतना ही क्लास था, और आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कैसे करूंगा, लिखते चलूंगा या लिखावट में कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और आपका जितना एग्जाम का क्वेश्चन होगा मैं आपको 10 प्रश्न बनाकर लाऊंगा और उसमें 50 क्वेश्चन निपटा दूंगा। कोई भी टॉपिक होगा और सारा टॉपिक टू रिलेटेड करंट से होगा, आप इसका टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए, चाहे आपको पॉलिटी से दिक्कत हो, साइंस से दिक्कत होगा, कोई चीज़ से, चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें उसकी कोई बात नहीं, बस आपको एग्जाम निकालना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको वॉरियर बनना है, SSC GD का एग्जाम निकालना है, CPO का एग्जाम निकालना है, या PCS लेवल का प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए जो मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा छूटने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं इतना आपको पढ़ा दूंगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो आज का हमारा जो क्लास था, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, सब चीज़ का मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा, अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का गठन करते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि शायद मैं अनुच्छेद नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं, सारा अनुच्छेद पता है। बस आप लोग कैसे पढ़ाऊंगा ये मेरे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो राष्ट्रपति होते हैं तो भारत के किस भाग से, यानी भारत के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 के बीच कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। विधायिका का 79 के बाद किया गया है। न्यायपालिका का 147 एंड लास्ट वन इसका न्यायपालिका का। तो ये हम अगला डिटेल सब कुछ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और कल पढ़ेंगे हम कि संवैधानिक प्रमुख, यानी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, प्रथम राष्ट्रपति कौन है, भारत के वे राष्ट्रपति कौन थे जो राजनीति से संबंध नहीं थे। दोस्तों
एपीजे अब्दुल कलाम को याद रखिए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये सारा पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद में पढ़ेंगे कि इसका गठन कब होता है, गठन कैसे होता है, इसका हेड कौन होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो कौन से प्रधानमंत्री हैं, ये क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे। क्योंकि आपका मेन काम है कि भैया हमारा एग्जाम क्वालिफाई करना है। आपको एग्जाम, ध्यान रखिए, मान लीजिए आप बहुत पढ़ लीजिए और एग्जाम क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो मेरा काम है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और हमको क्या करना है, आपको गाइड करना है, आपको भटकने नहीं देना है। कैसे, सब आपको हम अगले वीडियो में एक एक स्टेप चलते जाएंगे, आपको बताएंगे दोस्तों। तो ये सब चीज़ें, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, अब लोकसभा में सदस्य की संख्या कितने होते हैं, इसके बाद उनका निर्वाचन, इसके बाद उनमें टोटल उनका कितना, कौन से व्यक्ति का न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, उनके सदस्य संख्या का न्यूनतम उम्र कितना होनी चाहिए, तो सब एक एक चीज़ का हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दूंगा और सब्जेक्टिव में समझा दूंगा दोस्तों। इसकी सारी जिम्मेवारी हमारी है। इसी तरह आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए और ध्यान रखिए आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।